हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो एनसीईआरटी भूगोल की श्रृंखला में आज आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेट्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आपका प्रश्न सेट्स आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी को आप ज़रूर एक बार पढ़ा करिए। एनसीईआरटी का पूरा जीएस आप एक बार ज़रूर पढ़ डालिए। एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ डालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मित्र, जितने भी भाई बहन हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो, तो आप लोग ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं। आप सभी जानते हैं पहले पृथ्वी को केंद्र में मान करके ये समझा जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने ये बताया था कि पृथ्वी केंद्र में ना होकर के ब्रह्मांड के केंद्र में क्या कर सकते हैं, जो हमारा सौर मंडल है इसके केंद्र में सूर्य है और बाकी के जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिसमें बुध दो ग्रहों को छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी के सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि दो ग्रह आपके विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं दीर्घावृत्ताकार पथ पर। तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कोपरनिकस कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, नासा द्वारा खोजे गए सबसे पुराने तारे का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, या कह सकते हैं कुछ महीने पहले, नासा द्वारा खोजे गए सबसे पुराने तारे का नाम केपलर 444 रखा गया है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केपलर 444 क्या है। अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि चंद्रशेखर सीमा है। आप सभी जानते हैं जो तारे होते हैं, जब उनकी आयु धीरे धीरे कम रह जाती है तो उसमें श्वेत वामन और सुपरमून जो भी घटनाएं घटती हैं, तो उसमें सब कुछ डिपेंड होता है आपका चंद्रशेखर सीमा पे। चंद्रशेखर एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने एक सीमा बताई थी 1.4 ms, यानी सूर्य का जो द्रव्यमान है उस सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक होने पर, किसी तारे का द्रव्यमान अधिक होने पर क्या घटना घटेगी, और अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम होगा तब क्या घटना घटेगी। तो इसी को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला पॉइंट है कि प्रेशर कुकर की दशा किस ग्रह पर पाई जाती है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह पर वायुमंडलीय दशाओं की वजह से, वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दाब की वजह से यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। अगला पॉइंट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इसी लाल ग्रह पर एक निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना इसकी ऊंचाई है। अगला पॉइंट है, किस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, यानी बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ग्रह और तारे दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो इसे आप भूल करके बृहस्पति मत टिक कर दीजिएगा। बृहस्पति आपका था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में आपका शनि हो चुका है, क्योंकि शनि के कुछ नए ग्रहों, उपग्रहों की खोज के बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि हो चुका है। बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या 67 है, जबकि शनि के कुल उपग्रहों की संख्या ये आपको बताना है कमेंट्स में करके कितने हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं सभी ग्रह अपने अक्ष पे कुछ न कुछ कोण बना करके सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। वर्टिकल से देखते हैं इसको और ऊर्ध्वाधर से देखते हैं। तो इसी कड़ी में अरुण ग्रह का ज़्यादा झुकाव होने की वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौने ग्रहों की संख्या है।
तो बौने ग्रहों की संख्या पहले 3 थी, वर्तमान में 4 है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन जो 9वां ग्रह जो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह था यम या प्लूटो, तो उसे अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप होती थी, तो उसमें जो ग्रह के सारे गुण थे वो नहीं पाए जा रहे थे, इस वजह से उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान में बौने ग्रहों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है? तापांतर का मतलब होता है कि दिन के अधिकतम तापमान और रात के न्यूनतम तापमान के बीच कितना अंतर पाया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दिन में दोपहर में 2 बजे के आसपास का तापमान सबसे उच्च तापमान होता है और रात्रि में सुबह 5 बजे का तापमान सबसे निम्न तापमान माना जाता है। तो सभी ग्रहों पर कुछ न कुछ तापांतर होता है, लेकिन बुध ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, यानी दिन के समय अत्यधिक ज़्यादा अधिक तापमान होता है, जबकि रात में बर्फ़ पड़ती है बुध ग्रह पे। तो यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर है 560 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं? तो सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और वहीं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह या इसी को कहा जाता है अवांतर, या इसी को इंग्लिश में पूछ सकता है एस्टेरॉयड। तो क्षुद्र ग्रह या फिर अवांतर ग्रह या एस्टेरॉयड स्थित होते हैं या फिर कहाँ पर स्थित होकर के सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित होकर के सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ये पृथ्वी हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर के जो अर्धांश है इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे के अर्धांश को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 जून को जो दिन की लंबाई होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 जून को कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत, वहीं पर 22 दिसंबर को कहा जाता है शीत अयनांत। शीत अयनांत, तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियां कहलाती हैं? तो 21 मार्च के बाद क्रमशः उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाता है, और 23 सितंबर के बाद शीत ऋतु या शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो 21 मार्च को क्रमशः वसंत विषुव और 23 सितंबर को क्रमशः शरद विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कुल अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 181 है, वहीं पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री को अलग से काउंट किया जाता है, इसके अलावा ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक और नीचे जो है 90 डिग्री तक, ये टोटल आपकी 181 होती हैं कुल अक्षांश रेखाएं, जिसमें 0 डिग्री को बृहत वृत्त कहा जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं में सभी देशांतर रेखाओं को वृहद वृत्त कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर या मानक समय रेखा है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये रेखा ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के लंदन शहर के नज़दीक पास से ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से गुजरती है। तो इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसी ग्रीनविच या मानक समय या प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय आपका वृद्धि होती है समय में, और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय में कमी होती जाती है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। इधर पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समय में वृद्धि होती जाती है, और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय में कमी होती जाती है। हमारी पृथ्वी का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है।
अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटेयर हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत के बाद एक और सिद्धांत आया था इसी में कुछ संशोधन के साथ, जिसे स्फीति सिद्धांत कहा गया था, और इस स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एलन गुथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की ऊपरी सतह और क्रस्ट का कोर सभी का घनत्व अलग अलग होता है। तो पृथ्वी का अगर औसत घनत्व पूछे आपसे तो ये है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, कार्बोनीफेरस युग में स्थलखंड और जलमंडल को कहा गया या उनका नामकरण किया गया है, किस नाम से उनको जाना जाता है। तो कार्बोनीफेरस युग में जो आपका प्राथमिक महाकल्प है, कुल टोटल 4 महाकल्प में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका प्राथमिक, द्वितीयक, टर्शियरी और चतुर्थ है। तो इस प्राथमिक में कार्बोनीफेरस युग में ये माना जाता था कि सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जलमंडल यानी शेष भाग में जलमंडल या महासागर का विस्तार था। इन्हें क्रमशः पैंजिया और पैंथालासा कहा गया है। इसी पैंजिया के अलग अलग टूटने की वजह से, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से समझेंगे आगे की वीडियो में, तो किस तरह से इनका विभाजन हुआ और किस तरह से ये धीरे धीरे एक एक करके ये सारे जो स्थलखंड थे आज हमारे कुल 7 महाद्वीपों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और महासागर जो जलमंडल है आपका 5 महासागरों के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल आप सभी के लिए इतनी ही पॉइंट्स लेकर के आया था। तो इसी तरह से NCERT भूगोल में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर के मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो मित्र न किए हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।